जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2024 सेट नंबर 1 पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 का जीजी का पार्ट नंबर 2 हल करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने हल करवा दिया था। यदि आप 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब 23 तारीख को पेपर है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि बायोलॉजी का कोर्स सीमित है, बार बार इन्हीं क्वेश्चन को पूछता है। तो आज के इस पार्ट में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पांचवे का वाला यानी समजातता पर टिप्पणी लिखिए और पांचवे का खा वाला प्रश्न दिया है हार्डी बेन वर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और पांचवे का गा वाला प्रश्न दिया है कि लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और घा वाला दिया है कि समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। छठे का प्रश्न दिया है निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। तो छठे का वाला दिया है जीवन की उत्पत्ति यानी इस पर लिखना है टिप्पणी। और छठे का खा वाला दिया है हमारे पास ऑस्ट्रेलियोपिथेकस आदि मानव पर टिप्पणी लिखिए। और गा वाला दिया संक्रामक रोग और घा वाला दिया डार्विनवाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 हमारे पास दिया है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। और अथवा में दिया है कि निम्नलिखित में अंतर लिखिए। पहला अंतर है कि प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए। और सातवें का दूसरा वाला दिया है एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में अंतर बताइए। इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि बार बार पूछे जाते हैं। 2026 में इनमें से जरूर आएंगे। और हमने 2025 के सारे सेट पेपर करवा दिए हैं और 2024 के करवा रहे हैं। आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए। तो बिना देरी किए हुए इनको हल करते हैं। तो हमारे पास पांचवें का वाला प्रश्न दिया है कि समजातता पर टिप्पणी लिखिए। तो समजातता क्या है, तो इसमें लिखेंगे जीवों में ऐसे अंगों का पाया जाना जो मूल रचना एवं उद्भव में समान होते हैं परंतु अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, समजातता कहलाती है। जैसे पक्षियों में अग्रपाद पंखों के रूप में घोड़े आदि के दौड़ने तथा मनुष्य में कार्य करने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनकी उत्पत्ति या रचना में समान होती हैं लेकिन कार्यों में भिन्न होती हैं। समजातता की परिकल्पना बुफ्रो ने प्रस्तुत की थी। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पांचवें का खवाला दिया कि हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इस नियम को देखते हैं हार्डी बेनबर्ग का सिद्धांत क्या है। तो इसमें देखेंगे और हेडिंग डालेंगे इस नियम के अनुसार लिखेंगे एक जीव संख्या में एलील आवृत्तियां और उनके लोकस स्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोश सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवंशिक संतुलन भी कहते हैं। जीन पूल में जीन के साथ आने की आवृत्तियां हमेशा साम्यावस्था में होती हैं। जैसे लक्षण लेते हैं मस्तिष्क में, एक तरफ हम लेंगे प्रभावी जीन, एक लेंगे अप्रभावी जीन। प्रभावी जीन को मान लेते हैं कैपिटल ए और अप्रभावी जीन को मान लेते हैं स्मॉल क्यू। तो कैपिटल ए को हम पी से दर्शाते हैं और स्मॉल ए को क्यू से दर्शाते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में पी प्लस क्यू बराबर 1 यानी साम्यावस्था और द्वितीय पीढ़ी में पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस प्लस 2 पी क्यू बराबर 1 साम्यावस्था। यानी हम देखें चाहे प्रथम पीढ़ी में हो तब भी एक संख्या समान है, द्वितीय पीढ़ी में एक संख्या समान है और यहाँ पर भी एक संख्या समान है यानी साम्यावस्था है। तो यहाँ पर आगे हमने लिखा है पी स्क्वायर बराबर ए यानी कैपिटल ए यानी प्रभावित संयुग्मजी होगा। यदि क्यू स्क्वायर है तो माइनस ए मतलब अप्रभावित संयुग्मजी होगा और पी क्यू है तो कैपिटल ए और स्मॉल ए यानी विषम युग्मजी होगा। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा गणितीय रूप है, थोड़ा कठिन है, आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पांचवें का गा वाला कि
लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। तो हम एक तरफ डालेंगे लघु बीजाणुधानी, एक तरफ डालेंगे बीजांड, ठीक, यानी गुरु बीजाणुधानी। तो इसमें लघु बीजाणुधानी में लिखेंगे कि लघु बीजाणु पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होते हैं, यानी जो लघु बीजाणु होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, वो कहाँ विकसित होते हैं? तो पुंकेसर के पराग कोश यानी पॉलन सेग में इनका डेवलप होता है, यानी विकास होता है, परिवर्धन होता है, ध्यान रखना। और गुरु बीजाणु में लिखेंगे तो यह अंडप के अंडाशय के जरायुज में विकसित होते हैं। अगला दूसरा जो है वो लिखेंगे कि यह बाह्य त्वचा मध्य तो स्तर तथा टेपिटुम से घिरी होती है, यानी जो लघु बीजाणुधानी है वह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटुम से घिरी होती है। और गुरु बीजाणु में लिखेंगे तो यह बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होते हैं। और तीसरा लिखेंगे कि अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। और इसमें लिखेंगे कि एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। पांचवें का घा वाला प्रश्न दिया हमारे पास कि समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे और हेडिंग डाल के लिखेंगे जन्म दर। तो लिखेंगे इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में जन्म का अनुपात जन्म दर कहलाता है, यानी इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में जन्म का अनुपात जन्म दर कहलाता है। दूसरा लिखेंगे मृत्यु दर, हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से मृत्यु दर, और लिखेंगे इकाई समय में किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात मृत्यु दर कहलाती है। और तीसरा लिखेंगे आयु वितरण। तो आयु वितरण क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो दी गई समष्टि में उपस्थित विभिन्न आयु वर्ग के जीवों का प्रतिशत आयु वितरण कहलाता है। और हमारे पास छठा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। अब इसमें दिया है छठे का कावला कि जीवन की उत्पत्ति। तो इसको देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति में क्या बताया गया। तो जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन लगभग 2000 करोड़ वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा के विशाल समूह समेकित हैं। आकाश गंगा में सितारे और गैसों के बादल एवं धूल समाहित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमें बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करता है। अब देखेंगे बिग बैंग के अनुसार तो इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और तापमान में कमी आई और कुछ समय बाद H2 He यानी हीलियम गैस से बना। अगला जो दिया है दूसरी टिप्पणी दी है ऑस्ट्रेलियोपिथेसिन यानी आदि मानव से आप क्या समझते हैं। तो इसको देखते हैं और इसके आंसर में लिखेंगे कि आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे, लेकिन वे किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते थे। जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंदमूल, फल, शिकार आदि समाप्त हो जाता था तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान की ओर चल देता था। इस तरह वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वे जंगलों में रहते थे। वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी खाते थे। छठे का गा वाला प्रश्न दिया कि संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित यानी फैल जाते हैं या संचरित हो जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन से फैलते हैं रोग, उन्हीं को हम संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे एड्स, चेचक, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी आदि। आगे लिखेंगे ये रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि द्वारा फैलते हैं। रोग फैलाने वाले कारकों को रोगजनक कहा जाता है या रोगजनक कहते हैं। छठे का गा वाला प्रश्न दिया है कि डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि डार्विनवाद अंग्रेजी
प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन और अन्य लोगों द्वारा विकसित जैविक विकास का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि जीवों की सभी प्रजातियां छोटे वंशानुगत विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती हैं जो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा करने, जीवित रहने और प्रजनन की क्षमता को बढ़ाती है। इसे डार्विन सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 हमारे पास दिया है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। तो लिखेंगे कि मनुष्य में नर जनन अंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और एक होता है यानी दूसरा जो होता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग में जो आता है वह वर्षण आते हैं यानी टेस्टिज आते हैं, और जो सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग आते हैं उनको फिर दो भागों में बांटा गया है, जैसे सहायक नलिकाएं। इसमें रीड टेस्टिस यानी शुक्रवाहिका, अधिवर्षण और शुक्रवाहिनी आते हैं, और सहायक ग्रंथि में शुक्राशय, प्रोस्टेंड ग्रंथि, वल्वोयूथ्रल ग्रंथि और या कॉपर ग्रंथि आते हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वर्षण यानी टेस्टिज। तो मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं और वर्षण कोश में शरीर के बाहर स्थित होते हैं। वर्षण का ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप कम रहता है। क्या होता है कि वर्षण जो होते हैं टेस्टिज होते हैं उनका जो तापमान होता है वह कम रहता है, जिससे क्या हो शुक्राणु बनने में आसानी हो। यदि शरीर के टेम्परेचर के बराबर इनका जो ये तापमान है यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान शरीर का होता है और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान वर्षण का भी हो जाए तो शुक्राणु बनना संभव नहीं है। इसलिए शुक्राणु वर्षण कोश में यानी शरीर के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है तापमान जो होता है वह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम होता है, इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अगला हेडिंग है सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिकाएं नर युग्मक को पोषण प्रदान करती हैं, यानी जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वह नर युग्मक यानी शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसके आगे देखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं तो ये नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावित करती हैं। इसके बाद देखेंगे सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि में क्या था शुक्राशय, तो यह वीर्य का अधिकांश तरल भाग बनाता है। और इसके बाद देखेंगे प्रोस्टेंड, तो ये दुधिया क्षारीय पदार्थ जो मूत्र मार्ग की अम्लता को निष्प्रभावी करता है, यानी ये क्या करता है एक दुधिया क्षारीय पदार्थ बनाता है जो मूत्र मार्ग की जो अम्लता होती है उसको क्या करता है नष्ट करता है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे वल्वोयूथ्रल ग्रंथि, यानी यह तरल का काम करता है, यह चिकनाहट को बनाए रखता है। ये क्या करता है तरल का कार्य करता है और चिकनाहट बनाए रखता है, जिससे क्या होता है कि सीमेन में जो शुक्राणु है स्पर्म है वो आसानी से तैर सकें, गति कर सकें। आगे लिखेंगे शुक्राणु निर्माण की क्रिया, यानी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से शुक्राणु निर्माण की क्रिया। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है तो लिखेंगे शुक्राणु कोशिकाओं यानी शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। तो इसमें होता क्या शुक्र जन कोशिका यानी दुगुणित होती है, कैसे होती है डिप्लॉयड होती है, दुगुणित होती है यानी 2n होती है, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है और यह 2n यानी 2 जगह बट जाती है। और इसके बाद क्या होता है इसमें यानी गुणन प्रवस्था होती है 2 जगह बट जाती है। फिर इसमें वृद्धि प्रवस्था आती है और वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा और यह 2 भागों में बट जाएगी, यानी 2n है तो n चली जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन मतलब आधी आधी जगह बट जाएगी। और क्या होगा इसमें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या होगा इनमें परिपक्वन होगा, परिपक्वन प्रवस्था आएगी और इनसे क्या होगा एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से क्या बनेंगे दो शुक्राणु बनेंगे। इनमें कितने 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और 7वें का अथवा में प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में अंतर लिखिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए
तो एक तरफ डालेंगे प्लाज्मिड डीएनए, एक तरफ डालेंगे गुणसूत्रीय डीएनए। तो लिखेंगे प्लाज्मिड डीएनए में कि ये वृत्ताकार होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। और गुणसूत्रीय डीएनए में लिखेंगे कि ये वृत्ताकार और रेखीय होते हैं, यानी ये दोनों प्रकार के होते हैं। कहा जाए तो ये वृत्ताकार भी होते हैं और रेखीय भी होते हैं। दूसरा अंतर लिखेंगे तो ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी अर्ध कोशिकाओं में पाए जाते हैं या जीवाणु कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। और इसमें लिखेंगे ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाए जाते हैं। तीसरा अंतर लिखेंगे कि ये गुणसूत्रीय डीएनए से छोटे होते हैं, यानी जो प्लाज्मिड होते हैं वह वृत्ताकार डीएनए की तरह दिखते हैं, यानी वृत्ताकार डीएनए होते हैं, लेकिन ये गुणसूत्रीय डीएनए से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसमें लिखेंगे ये प्लाज्मिड डीएनए से बड़े होते हैं, यानी जो गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं वो प्लाज्मिड डीएनए से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और चौथा अंतर लिखेंगे कि ये डीएनए प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं और ये डीएनए सभी जीवों के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, यानी जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है वह सभी जीवधारियों के गुणसूत्रों में के रूप में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। अगला है कि एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम में अंतर बताइए। तो हम इधर डालेंगे एक्सोन्यूक्लियेज, इधर डालेंगे एंडोन्यूक्लियेज। और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम में लिखेंगे कि ये एंजाइम डीएनए अणु के सिरे यानी न्यूक्लियोटाइड को हटा सकती हैं। और इसमें लिखेंगे ये एंजाइम डीएनए अणु को बीच से काटते हैं। और इसमें लिखेंगे दूसरा अंतर कि ये डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटते हैं। और इसमें लिखेंगे कि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं। तीसरा अंतर है कि ये डीएनए अणुओं को नहीं काटते हैं। और इसमें लिखेंगे ये आरएनए अणुओं को भी काट देते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो में यह तुम्हें थोड़ी भी हेल्प मिल रही हो तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, जिससे उनके भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें और 70 में से 70 नंबर वो भी ला सकें। क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो सीमित है, बार बार वही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा कर। तो आप लोग घबराइए नहीं और हमारे चैनल पर जाकर सारे वीडियो देखिए, सारे अनसॉल्व पेपर हमने करवा दिए हैं और वहाँ से अपनी अब तैयारी कर सकते हो। अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, मैं ये इतनी आशा करता हूँ। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।